वेलकम टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 9th के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें हमने महत्वपूर्ण सवाल देखे थे, वो भी अंतर देखे थे विज्ञान विषय के। इस दोस्तों उसमें पूरे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पूरे इनके अंतर देख लिए थे, क्वेश्चन और उनके आंसर भी देख लिए दोस्तों। अरे दोस्तों दूसरा भाग है उसी वीडियो का। इसमें दोस्तों हम 2-2, 3-3 और 4 अंक के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की गति अधिक होती है, क्यों? तो इसका उत्तर है, ठोसों की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उनके कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है, इसलिए ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ये बहुत IMP क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हर बार भी पूछा जाता है। गुप्त ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम शुद्ध ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन संलग्न की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? उत्तर है दोस्तों, वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्णीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। उत्तर है, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलता, सीधी वाष्प में या गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कपूर। जैसे ही हम कपूर को जलाते हैं वो वैसे ही वो द्रव अवस्था में नहीं जाके बल्कि सीधे गैस अवस्था में जा जाता है। अतः दोस्तों आपको ऊर्ध्वपातन का कोई भी उदाहरण पूछा जाए तो आप सबसे पहले कपूर बताइएगा, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड भी है। अगला क्वेश्चन है, निक्षेपण किसे कहते हैं? दोस्तों ये 2 अंक में पूछा जा सकता है आपको। तो उत्तर है, निक्षेपण एक उष्मानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस गैस बन जाती है, यानी गैस ठोस बन जाती है। जो गैस रहती है वो ठोस बन जाती है। इसकी उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में हमने देखा है कि ठोस गैस बन जाती है, जबकि निक्षेपण में गैस ठोस बन जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो दोस्तों आपको पता होगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, या इसकी अच्छी परिभाषा तो कार्बन डाइऑक्साइड पर दाब बढ़ाया जाता है, उच्च दाब पर यह संपीड़ित होकर ठोस में बदल जाती है, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। जब कोई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है तो यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ या ड्रे आइस कहते हैं। प्रशीतन के लिए शुष्क बर्फ की तरह ही उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आसवन विधि क्या है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाते हैं। इसके पहले त्रैमासिक में भी आया था ये। उत्तर है, आसवन विधि द्वारा मुख्य द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब 2 द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है? यह भी IMP है दोस्तों। उत्तर है इसका, क्रोमेटोग्राफी 2 या अधिक विलेय ठोसों जो अत्यंत कम मात्रा में विलयन में उपस्थित होते हैं, यह पृथक्करण की एक तकनीक है। अनुप्रयोग है, डाई में रंगों को पृथक करने में, और दूसरा प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? इससे पहले हमने आसवन विधि देखी थी, अब है प्रभाजी आसवन विधि किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं
अन्य घटकों को इसी विधियों से अलग किया जाता है। यानी कि दोस्तों हम जो पेट्रोल प्राप्त करते हैं, पेट्रोल बहुत ही अशुद्ध रहता है, उसे शुद्ध करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें शुद्ध पेट्रोल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। उत्तर है पहला, समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। दूसरा, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। तीसरा, मिश्री बनाने में। चौथा, चाशनी में से शक्कर पृथक करने में। अगला क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा के 2 गुण लिखिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण निम्नलिखित हैं। किसी भौतिक प्रणाली के किसी भी मापने योग्य गुण को भौतिक गुण कहते हैं, जो उस प्रणाली की भौतिक अवस्था का सूचक है। इसके विपरीत वे गुण जो यह बताते हैं कि कोई वस्तु किसी रासायनिक अभिक्रिया में कैसा व्यवहार करती है, वह रासायनिक गुण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, उपधातुएं क्या होती है। दोस्तों ये 2 अंक में पूछा जा सकता है। उपधातु किसे कहते हैं और एक उपधातु का नाम लिखिए। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातुएं हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिश्र धातु किसे कहते हैं। एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। दोस्तों ये 3 अंक में पूछा जा सकता है, बहुत ही IMP सवाल है। या आपको 1 अंक में मिश्र धातु किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसकी परिभाषा। ऐसी धातुएं जिनको 2 या 3 धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल है वह पीतल जो है जस्ते और तांबे के अनुपात से बनाया जाता है। इस्पात एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण लिखिए। दोस्तों आपको इनके उदाहरण याद रहने चाहिए। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, ये रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं, बर्फ से जल बन जाता है और जल से बर्फ बन जाता है, इसलिए भौतिक, यानी कि बर्फ से जल और जल से बर्फ दोनों ही हो सकता है, इसलिए से भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 अंक में पूछा जा सकता है आपको। थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। तो उत्तर जे थॉमसन का पूरा नाम क्या था, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉनों से मिलकर होता है और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में बिना किसी विशिष्ट विन्यास के बिखरे होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की संरचना तरबूज के समान दिखाई देती है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जा सकता है। दोस्तों आपको 1 अंक में पूछा जा सकता है कि जे थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं, तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो उत्तर है इसकी पहली कमी है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इससे परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता था। और दूसरी कमी थी, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। ये 2 कमियां थी जिसके कारण रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन और दोस्तों तीसरा भी दिया है, इसमें आपको कोई भी 2 लिखना है। अगर आपको तीसरा याद रहता है तो आप इसे लिख सकते हैं। तो तीसरा देखते हैं, जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वह ऊर्जा को विकिरित करता है। विकिरण के इस उत्सर्जन द्वारा प्रोटॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण इसकी कक्षा के आकार का संकुचन होगा। फलस्वरूप कुछ ही समय में इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएंगे। रदरफोर्ड यह नहीं समझा पाए कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोरबरी स्कीम क्या है। बोरबरी स्कीम क्या है, आप जानते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, और बोर और बरी ने, यानी कि इन्हें बनाया गया था बोर और बरी के द्वारा। तो उत्तर है, किसी भी तत्व में कई कक्षाएं होती है जिन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम बोर-बरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं। दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको समस्थानिक और समभारिक के बारे में। तो हम देखते हैं समस्थानिक की परिभाषा। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न हो,
उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। किसी तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन दोस्तों आप देखते हैं हम हाइड्रोजन के 30 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये दोस्तों याद रखना है आपको। क्लोरीन के 2 समस्थानिक याद रख लें दोस्तों। ये जो किसी भी हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक पूछ लेता है, 3 समस्थानिक पूछ लेता है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक भी पूछ लिए जाते हैं। क्लोरीन 35 है, तो ये दोस्तों देख लीजिए अच्छे से। अच्छा इसके बाद है संभारी क्या होते हैं एक उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं संभारी की परिभाषा है। संभारिक तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी पी द्रव्यमान संख्या तो एक हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन तत्वों के संभारिक परमाणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम, आर्गन देख लीजिए। तो समस्थानिकों के कुछ उपयोग भी देख लेते हैं। समस्थानिकों के कुछ उपयोग देख लेते हैं। पहला है यूरेनियम का एक समस्थानिक परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोबाल्ट का एक समस्थानिक CO16 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तीसरा है आयोडीन का एक समस्थानिक I131 का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयोजकता किसे कहते हैं? मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। उत्तर, किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। पहला जो मैग्नीशियम को हमें पूछा गया था दोस्तों, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। मैग्नीशियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अतः मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, अतः मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 होगी। दूसरा है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, अतः एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होगी। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या में परमाणु द्रव्यमान क्या व्यक्त करती है? दोस्तों परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में हमने अंतर भी देखा है, वो भी IMP दोस्तों। तो हम देखते हैं क्या बोला है इसमें कि उनके क्या व्यक्त करती है। तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहती है, अथवा परमाणु भार भी, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहा जाता है। इसे ऐसे दर्शाते हैं परमाणु संख्या। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे T से दर्शा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? तो उत्तर दोस्तों, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पर जीवित रहता है परंतु यह लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। आज मुख्य रूप से नम जगह या फिर छायादार पहाड़ियों पर या फिर पुरानी एवं नमी की दीवारों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा आमतौर पर पौधों एवं तनाव एवं पत्तियों से विभाजित नहीं रहते हैं। वह उनके आसपास कहीं जुड़े हुए ही रहते हैं। वह हमसे दूर कभी नहीं जा सकते, इसलिए पेड़ के पास नमी होने के कारण वह जीव इससे दूर नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन है संघ पोरीफेरा एवं प्लेटीहेलिथेंस के 2 लक्षण लिखिए। दोस्तों ये IMP क्वेश्चन नहीं है पर भी हम इसे देख लेते हैं। तो है संघ पोरीफेरा के 2 लक्षण। पहला, पाचन खाद्य धानियों एवं अंतःकोशीय में होता है। दूसरा है शरीर की सकल संरचना एवं एक नाल प्रणाली बनाती है। तीसरा है संघ के जंतुओं में उत्तकों का अभाव होता है। दूसरा का है जबकि जीवन द्विपोषित होता है। तीसरा है इसके शिखर पर मुख्य चूसक तथा आधार भाग पर चूसक पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये 2 अंक में पूछा जा सकता है। औसत चाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका हम देखते हैं उत्तर। औसत चाल, रेलवे स्टेशन से एक रेलगाड़ी प्रारंभ में चलती है तो उसकी चाल कम होती है, बाद में वह तेज गति से चलती है। अगला स्टेशन आने से पहले उसकी चाल कम होने लगती है और प्लेटफार्म पर पहुंचकर वह रुक जाती है। रेलगाड़ी की इस पूरी यात्रा को के दौरान उसकी चाल परिवर्तित हो रही है, फिर भी ऐसी कुछ राशि जिसे औसत चाल कहते हैं से बताया जाता है कि सकता है कि रेल द्वारा इस चाल से उक्त दूरी तय की अंत है। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में यात्रा में लगे कुल समय से भाग देकर निकाली जा सकती है। अतः औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति किसे कहते हैं? दोस्तों ये बहुत एग्जाम्पल सवाल है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। एक समान गति, जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा है, असमान गति किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक समान गति का ठीक विपरीत है असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण है, सड़क पर चलती कार की गति, क्योंकि कार की गति कभी अलग हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। उत्तर है, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते बोल सकते हैं, या त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। तो उत्तर है इसका, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, विश्व का प्रत्येक पिंड हर एक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये दोस्तों डायग्राम बनाना है, तो हमें अब बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूला। तो F बराबर G बड़ा M छोटा m अपॉन डी का स्क्वायर। डी यहाँ दूरी है और जी है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और m बड़े यानी दो पिंड है, एक पिंड का द्रव्यमान है और छोटा m छोटे पिंड का द्रव्यमान है, ये भी बता दी हमने आपको। और b एक दूसरे से दूरी F दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल, और g एक आनुपातिक स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों? उत्तर है, न्यूटन की गति के तीसरे के नियम के अनुसार चंद्रमा पे भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, अतः हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, सार्वत्रिक नियम के महत्व निम्न है। पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। चौथा है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? आंसर है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम अनुसार दो वस्तुओं या दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। ये देखिए, उसी सूत्र की सहायता से पता चल जाएगा कि अगर हम दूरी को आधा कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो 4 गुना हो जाएगा। अगला ही क्वेश्चन है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जब भी कोई वस्तु गिरती है वह वस्तु मुक्त पतन में होती है, क्योंकि वे
पृथ्वी के आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर खींचती है, ऐसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जब पृथ्वी वस्तु की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, अतः इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, तरल पदार्थ उत्प्लावकता के लिए है परिभाषा, तरल पदार्थ गैस तथा द्रव को तरल पदार्थ कहते हैं कि वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबोए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, उत्प्लावकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई जाती है, गेंद से धीमी क्यों गिरती है? अगला उसका ये आंसर है, ऐसा हवा द्वारा घर्षण के द्वारा गिरती हुई वस्तु की गति का विरोध करने के कारण होता है। कागज के टुकड़े के प्रति यह विरोध गोले की अपेक्षा अधिक होता है। साथ ही हवा कागज के टुकड़ों को इधर उधर घुमा भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? उत्तर है, पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तु पानी की सतह पर तैरेंगी, जबकि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं पानी में डूब जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, अनुरणन क्या है? इसे कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर है, ध्वनि के बार बार दीवारों से टकराकर बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, इसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवनों की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टिक अथवा पर्दे लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर है, पराध्वनि का उपयोग ऐसे भागों को साफ करने के लिए किया जाता है जो पहुंच से परे होती है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे आदि। इन्हें साफ करने के लिए उन्हें साफ करने वाली मार्जन विलयन में रखते हैं। इस विलयन पर पराध्वनि की तरंगें भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कारण अलग अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत आईएमपी है और ये हर बार पूछा जाता है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। उत्तर है, चमगादड़ की आंखें कमजोर होती है, इसलिए वे अपना शिकार देख नहीं पाते। अपनी उड़ान के दौरान वे उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे अवरोधक या शिकार द्वारा परावर्तित होकर चमगादड़ के कान तक वापस पहुंचती है। इन तरंगों परावर्तित तरंगे जो तरंगी रहती है, परावर्तित तरंगे रहती है, ये तरंगों की प्रकृति से चमगादड़ अवरोधक या शिकार की स्थिति व आकार जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन लिखिए। दोस्तों ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी पूछी जाती है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित्र तथा एक सूचक होता है। प्रेषित्र पराध्वनि उत्पन्न व प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में निकलती है तथा जल तल से टकराकर सूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। सूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतक में बदल देता है, जिसकी उचित व्याख्या करके अनेक चीज़ें की जानकारी हासिल की जाती है। सोनार के उपयोग देखते हैं दोस्तों। पहला उपयोग है, सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग जल के अंदर स्थित चट्टानों या घाटियों को ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा है, इसका उपयोग डूबी हुई बर्फ या डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, शारीरिक क्रियाओं के
असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारणों तथा रोगाणुओं के संक्रमण के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार को रोग कहते हैं। रोग का अर्थ है व्याधि। इससे अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होती है। दूसरा अगला ही क्वेश्चन है, संक्रामक तत्व एवं असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए और एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर है संक्रामक, इन्हें संचरणीय रोग भी कहते हैं। इनकी परिभाषा है जो रोग वायु, जल, भोजन या कीटों के माध्यम द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक या संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे है उदाहरण देख लेते हैं इनका, हैजा, टीबी, फ्लू आदि। अगला है असंक्रामक या असंचरणीय रोग। जो रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, असंक्रामक या असंचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसके उदाहरण रहते हैं जैसे कि खाज, खुजली, ये है इनके उदाहरण असंक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन है रोग फैलने के 3 कारक लिखिए। संक्रमित रोगों के फैलने के माध्यम निम्नलिखित हैं। पहला, वायु द्वारा। छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। दूसरा माध्यम है जल द्वारा। प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। तीसरा दोस्तों आप देख लीजिए, चौथा है कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफिलीज, मच्छर भी रोग वाहक का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक दवाएं किन सूक्ष्मजीवी द्वारा होने वाले रोगों के उपचार हेतु उपयुक्त होती है एवं क्यों? उत्तर है एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों के उपचार हेतु उपयुक्त होती है, क्योंकि बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज तथा या रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक का उपभोग किया जाता है। ये बैक्टीरिया को मारने या उनके प्रजनन को रोकने तथा फैलने को रोकने का काम करते हैं। इनके 2 उदाहरण हैं पेनिसिलिन तथा एजिथ्रोमाइसिन। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो कोई भी 2 एंटीबायोटिक के नाम पूछ लेते तो आप इन्हें याद रख सकते, पेनिसिलिन व एजिथ्रोमाइसिन आदि। अगला क्वेश्चन है रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। उत्तर है स्वास्थ्य और उसका महत्व। स्वस्थ व्यक्ति से तात्पर्य है कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की विकृति से रहित हो। प्रायः स्वस्थ व्यक्ति का शरीर निर्णय करना कठिन होता है, परंतु एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्य तौर पर निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। स्वस्थ शरीर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में किसी अगला क्वेश्चन दोस्तों एंटीवायरस औषधि बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन क्यों होता है? उत्तर है एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि जो वायरस होते हैं इससे बाहरी माध्यम में निर्जीव तथा श्रेष्ठ में सजीव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनका खुद का जैव रासायनिक तंत्र होता है, जबकि जीवाणु को मारने के लिए ये उपापचयी क्रिया को रोकने वाली दवाइयों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत पे फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय बताइए। तो दोस्तों आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर आप पुस्तक की भाषा में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा ये। तो हम बताते हैं इसका आंसर है पैदावार लेने के लिए फसल उगाना फसल उत्पादन कहलाता है। संकरण का अर्थ है 2 आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न पौधों में क्रॉसिंग अर्थात परागण कराना, जिससे उच्च उपजी किस्म प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है फसल की किस्म में सुधार हेतु 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है फसलों में सुधार आवश्यकता एवं उद्देश्य अपने आसपास उपलब्ध विभिन्न फल व सब्जियों के रंग, आकार, स्वाद, पौधों की लंबाई तथा अन्य गुणों में पर्याप्त विभिन्न खाद्यान्न आकार, स्वाद, पौधों की लंबाई तथा अन्य गुणों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे मिर्च की अलग अलग जातियों की तीखेपन में, प्याज की जातियाँ में छिलके के रंग में, गेहूँ की जातियाँ में लंबाई में आदि। अगला ही क्वेश्चन है कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है केचुए से खाद का निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। महत्व है इनका
मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि। दूसरा है भूमि के जल धारण योग्यता में बढ़ोतरी। तीसरा है भूमि के तापमान को अनुकूलन बनाए रखना। चौथा है रासायनिक खाद की निर्भरता में कमी। पांचवा है जीवांश का पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है अंतरा फसलीकरण क्या है, इसका क्या लाभ है। उत्तर है सोयाबीन और मक्का को एकांतर पंक्ति में एक ही खेत में साथ साथ उगाने को अंतर फसलीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी विज्ञान विषय में क्लास 9 के IMP क्वेश्चन दोस्तों मैंने पूरे के पूरे आपको बता दिया हूँ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके पास। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए इस वीडियो को। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।